इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, ये गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है। पहला वाला जो था वो हमने एक हॉलो स्फीयर के लिए निकाला था, दूसरा हमने एक सॉलिड स्फीयर के लिए निकाला था, एक पॉइंट बाहर, एक सरफेस पे, एक अंदर, और ये अभी तीसरा है। यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। तो यहाँ पर एक शीट हमको दिया गया है और वो कैसा शीट है? इनफाइनाइट शीट है। वो हमें नहीं पता उसका शुरुआत कहाँ है, उसका अंत का है। तो ये देखो, ये मैंने एक शीट बना दिया, ठीक है, बहुत बड़ा है ये इनफाइनाइट। इसके ऊपर कितना चार्ज है ये देखिए, ये मतलब क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इसके ऊपर का जो टोटल चार्ज है वो हमें नहीं पता, Q का वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, क्योंकि इनफाइनाइट चीज का कैलकुलेशन थोड़ी होता है हमारे पास, राइट। इनफाइनाइट चीज का कैलकुलेशन हमारे पास नहीं होता है। तो देखो, ऐसे में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर टोटल चार्ज पता होता तो हम लोग गॉस लॉ लगा सकते थे कि phi इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q हमको पता रहता तो हम निकाल लेते, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए हम यहां पर हेल्प लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का। किसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये देखिए, ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो क्या होता है ना, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है वो तो पता नहीं, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी होगी वो तो हर जगह सेम होगी। जैसे देखो, समुद्र है, अब समुद्र में आप एक चम्मच पानी लो या एक बाल्टी भर के लो या फिर एक ड्रम भर के लो, कितना भी आप पानी ले लो, क्या डेंसिटी हर जगह सेम ही निकलेगा? हमें नहीं पता कि समुद्र में कितना पानी है, लेकिन अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी तो हर जगह सेम ही होगी ना। ओके, उसी तरीके से यहां पर मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा पोर्शन उठा लेता हूं, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन उठाया और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है डीए, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है डीए। तो देखो, जो ये चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा, क्या होगा? dq डिवाइडेड बाय dA। क्या होगा ये? dq डिवाइडेड बाय dA। ये जो होता है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला ही होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया चाहिए तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, कितना चार्ज है, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। मान लो अगर Q चार्ज बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, और अगर Q चार्ज एक बहुत ही छोटे एरिया में होगा तो मतलब वहां पर चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी, है ना। तो देखो, सिग्मा dq बाई डी ए ये होगा, सिग्मा q बाई ए भी होता है और सिग्मा dq बाई डी ए, बिकॉज इट इज अ चार्ज डेंसिटी। तो एक छोटे पोर्शन में भी वही चार्ज डेंसिटी आपको मिलेगा जो पूरी शीट में मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि समुद्र के एक चम्मच पानी का भी वही डेंसिटी होगा जो एक बाल्टी भर करके पानी का होगा, है ना। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू dq डिवाइडेड बाई डी ए आप लिख सकते हो। तो इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि dq इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, dq इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। तो ये एक पहली चीज यहां पर हो गई। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, क्या डायरेक्शन होगा जरा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अब ये देखो, शीट से जो लाइनें निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या वो सीधी जाती है ना। ये देखो जरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे क्या वो इस वे में सीधी जाएंगे? अच्छा, उल्टे डायरेक्शन में भी तो जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी ये ऑपोजिट भी तो जाएंगी। एक चार्ज पार्टिकल है, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। हाँ, अगर पॉइंट चार्ज है तो इस तरफ, ऊपर नीचे हर जगह जाएगा। लेकिन अगर एक शीट है तो उसमें से जो लाइनें निकल रही हैं वो राइट साइड की तरफ भी जाएंगी और वो लेफ्ट साइड की तरफ भी जाएंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बोथ हैंड साइड। तो देखो, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाती है तो उसके साथ कनेक्टेड होता है फ्लक्स। तो क्या फॉर्मूला है फ्लक्स का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स? तो फ्लक्स तो होता है, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए, है ना, E इंटू ए। पर ये हम तब लगा सकते हैं जब एरिया फिक्स हो, आपको एरिया फिक्स एरिया पता हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तब लगा सकते हैं। पर हम यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हमें लगाना होगा डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए क्यों? क्योंकि हम एक बहुत ही छोटे पोर्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक बहुत ही छोटे पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, सपोज ये वो एरिया है और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा क्या वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। दूसरा, आपने गॉस लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फ्लक्स इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये यहां पर हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि Q का वैल्यू तो हमको पता नहीं है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला ना लगा करके मैं लगाऊंगा यहां पर डी फाई इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये लगाऊंगा मैं यहां पर, क्योंकि अगर चार्ज Q होगा तो इक्विवेलेंटली फ्लक्स फाई होगा। चार्ज तो यहां पर dq है, क्यों? क्योंकि एरिया ही आपने dA पकड़ा है, तो dA एरिया का जो चार्ज होगा वो dq होगा, उस पर जो फ्लक्स होगा वो d फाई होगा। मान रहे हो बात को? एक बार यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं कि देखो आपने एरिया लिया है dA, तो dA में कितना चार्ज होगा dq, dq की वजह से जो फ्लक्स तैयार होगा वो क्या होगा d फाई। इसलिए आप हर जगह देखो d फाई लिखा हुआ है, dq लिखा हुआ है, देख रहे हो, और जो एरिया के मामले में क्या लिख रखा है, dA लिख रखा है। तो सब dA 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 है, क्योंकि हम एक छोटे पोर्शन की बात करें तो छोटे पोर्शन का एरिया dA है, वहां पर चार्ज dq है, तो वहां का फ्लक्स कितना होगा d फाई होगा। तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं E डॉट A इक्वल्स टू dq डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ओके, यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो शीट के राइट साइड की तरफ भी निकल रही है और लेफ्ट साइड की तरफ भी निकल रही है, दोनों तरफ निकल रही है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये दोनों तरफ निकल रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपको फ्लक्स मिलने वाला है वो आधा ही मिलेगा, जो फ्लक्स मिलेगा वो आधा ही मिलेगा? मान लो ये शीट है, सारी की सारी लाइनें, सारी की सारी लाइनें अगर इस तरफ आती, सारी की सारी लाइनें अगर इस तरफ आती, राइट साइड की तरफ अगर सारी लाइनें आती, तब तो जितना फ्लक्स एक्सपेक्टेड है उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आधी लाइनें राइट को जाएंगी और आधी लाइनें लेफ्ट को जाएंगी, तो जो आपको फ्लक्स मिलेगा वो तो आधा ही मिलेगा ना। अब सोच के देखो जरा, जो आपको फ्लक्स मिलेगा वो तो आधा ही मिलेगा। इसीलिए ये जो आप लिख रहे हो ना d फाई इक्वल टू dq बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आपको हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, देखो ये जो शीट है ना, इस शीट में से अगर सारी के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रही होती, इस डीए की तरफ जा रही होती, ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये दिस इज डीए, अगर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पोर्शन में डीए को क्रॉस करती, राइट हैंड साइड वाला, तब तो आप बोल सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कुछ लाइनें राइट साइड की तरफ जा रही हैं तो कुछ लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, इसलिए जो फ्लक्स मिलेगा आपको वो आधा ही मिलेगा, जो फ्लक्स मिलेगा आधा ही मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन किया था इससे पहले वाले वीडियो में, आपने देखा था कि एक क्यूब था ना, इस क्यूब के अंदर बोला गया था कि एक चार्ज को रखा हुआ है, इस क्यूब के अंदर एक चार्ज को रखा हुआ है, तो बताओ हर एक फेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, हर एक फेस में से। तो आपने क्या किया था, आपने बोला था कि टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने बोला कि हर एक फेस में से कितना निकलेगा, तो 6 फेस है तो डिवाइडेड बाय 1/6 किया है ना, क्योंकि 1/6 राइट हैंड साइड में जाएगा, 1/6 लेफ्ट हैंड साइड में, 1/6 ऊपर, 1/6 नीचे, 1/6 आगे, 1/6 पीछे, इसीलिए 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी वही हुआ, आधा राइट साइड तो आधा लेफ्ट साइड। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2, नाउ ये जो बना, सॉरी मैंने यहां पर ए लिख दिया, दिस इज डी ए है ना, तो ये बन जाएगा ई डॉट डी ए इक्वल टू, क्या मैं डी क्यू को सिग्मा इंटू डी ए लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, है ना। ये देखो, ये जो मैंने यहां पर लिखा था डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, तो मैं डी क्यू की जगह पर लिख रहा हूं सिग्मा इंटू डी ए। अब जो कट सकता है उसको कट करेंगे, तो डी ए से ये डी ए कट हो जाएगा। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये राइट साइड का है, तो राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जरा देखिए, राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लेफ्ट साइड को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगेन लेफ्ट साइड को भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि 50-50%। मान लो अगर ऐसा होता कि देखो, ऐसा होता कि ये शीट है और आपको बोला होता कि जितनी भी फील्ड लाइंस है सब राइट की तरफ जा रही हैं, कोई लेफ्ट की तरफ नहीं जा रहा, सब राइट की तरफ जा रही हैं। अब बताओ कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो कंफर्म बात है कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड होता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाई, क्योंकि अब सारी की सारी लाइनें राइट हैंड साइड की तरफ जा रही हैं, इसलिए पहले तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी लेफ्ट राइट की तरफ, अब क्योंकि सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो ये भी हम लोग अभी देखेंगे। ओके, एक चीज आप और नोटिस करो यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप इस शीट के क्लोज हो, थोड़ी दूर हो, और दूर हो, और दूर हो, और दूर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कमी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी चल रही है, सीधी जा रही है भाई, देख रहे हो ना, सीधी जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैलती, तो हम बोलते कि अरे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्योंकि लाइनें फैल रही हैं। यहां पर तो लाइनें फैल ही नहीं रही है, जैसा लेजर लाइट होता है, लेजर लाइट फैलती नहीं है, मतलब फैलती तो क्यों नहीं है, लेकिन बहुत कम फैलती है। तो इस वजह से आप देखोगे कि दूर तक उसकी जो इंटेंसिटी है वो बरकरार रहती है ना। यहां पर भी वही चीज है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम सीधी 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 जा रहे हैं, तो जो इम्पैक्ट है वो नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैलती होती तो ध्यान रखना, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल रही होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ही रहेगा। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल नहीं रही हैं, सीधी जा रही है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल की बात करें तो, अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है भाई? व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज, देखो पोटेंशियल जो होता है फॉर्मूला पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट जहां पर आप उसको लेके जाना चाहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर मुझे बताओ, क्या ये फॉर्मूला यहां लगाने की जरूरत है? क्या ये फॉर्मूला यहां लगाने की जरूरत है? ये फॉर्मूला तो हमको तब लगाना होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है। यहाँ का तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, इस वजह से यहाँ ये फॉर्मूला ना लगा करके हम लोग ये लगाएंगे E इक्वल टू माइनस E डॉट आर, E डॉट आर है ना, जैसे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो dw इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं, फोर्स इंटू ds हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। सो v इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r का r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग शीट। ठीक है ना, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ओके, अब अगर ऐसा होता कि एक शीट के सामने आपने दूसरी शीट रख दी है, तो मैं इसको नीचे कर रहा हूं, इसको कॉपी कर लीजिएगा। देखो जरा, आपने इस बार क्या किया कि एक शीट ये वाली ले ली, ये देखिए दिस इज वन शीट, ये एक शीट है एंड ये दूसरी शीट है। देयर आर टू शीट्स, ये पहली शीट और ये दूसरी शीट। पहली शीट में है प्लस चार्ज एंड आपने दूसरी शीट में भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दूसरी शीट में भी आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और आपसे पूछ रखा है कि बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थ्री लोकेशन। कौन सी लोकेशन? पहली लोकेशन है यहाँ पर ये A, दूसरी लोकेशन है B एंड तीसरी लोकेशन है C। तीन लोकेशन आपको बोली गई है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखो कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पहले वाले की लेट्स से सिग्मा 1 है एंड दूसरे वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। पहले वाले की डेंसिटी है सिग्मा 1 एंड दूसरे वाले की है सिग्मा 2। तो अब एक चीज देखो, सुनो, पहला वाला जो शीट है, ये जो शीट नंबर 1 है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ दोनों की तरफ बनाएगा। और ये जो E2 होगा ये कितना होगा? ये भी होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ होगा। अब अगर मैं पॉइंट A की बात करता हूं, जरा देखना, पॉइंट A की मैं बात कर रहा हूं, तो पॉइंट A पे ये जो प्लस चार्ज है, प्लस वाला, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा पॉइंट A पे? क्या ये ऐसा होगा? क्या ये ऐसा होगा? दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। इसी पॉइंट पे ये जो सेकंड वाली शीट है, इसकी वजह से क्या डायरेक्शन होगा? क्या इसका डायरेक्शन भी सेम होगा? क्या इसका भी डायरेक्शन सेम होगा? है ना, पॉइंट A पे आपको मालूम ही है, प्लस की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो अवे रहता है ना। तो देखो दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, इसको मैं थोड़ा राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं इस पूरी चीज को। तो देखो अगर मैं यहां पर, हाँ ये देखिए जरा, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट एट पॉइंट A, क्या ये E1 प्लस E2 हो जाएगा? क्या ये E1 प्लस E2 हो जाएगा? वाई? क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो ये आपस में एड अप हो जाएंगे, है ना, आपस में एड अप हो जाएंगे। दूसरा, अब ये पॉइंट B को देखिए, पॉइंट B को देखिए, प्लस वाला बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। ये दूसरा प्लस वाला बोलता है नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए E2। तो अब क्या होगा? दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल सब्ट्रैक्ट। तो इस पॉइंट पे EB, ये जो पॉइंट है EB, तो EB पे E1 माइनस E2 होगा, E1 माइनस E2। ये कैसा माइनस है? इसका मतलब होगा कि जो भी बड़ा है उसे सब्ट्रैक्ट करो।
पॉइंट सी पे देखो, पॉइंट सी पे देखो, E1 बोलेगा इस तरफ जाने के लिए अवे, एंड ये जो है दूसरा वाला बोलेगा अवे जाने के लिए, तो E2। तो इस केस में अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट सी वो होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं, फिर नेट जो EA बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, देखो जरा, E1 कितना है, ओके अच्छा ये सिग्मा 1 था और ये सिग्मा 2 था, है ना, ये सिग्मा 1 है सिग्मा 2 है, तो ये बन जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। एट पॉइंट बी की अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ये होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यही चीज अगर सी की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब एक वो ले लेते हैं, जस्ट एक केस ले लेते हैं, लेट सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा। मान लेते हैं कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 सेम है, तो अब क्या होगा, अब EA पे क्या होगा, अब EA पे होगा सिग्मा 1 भी सिग्मा है, सिग्मा 2 भी सिग्मा है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा इस पे क्या होगा, पॉइंट बी पे दोनों ही सिग्मा है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो 0 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 0, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई, EB इक्वल टू 0, इस केस में EB इक्वल टू 0। अच्छा तीसरा केस यहाँ पर EC वाला केस, तो EC में सिग्मा प्लस सिग्मा ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आप नोटिस कर रहे हो ये चीज, है ना। देखो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर अलग है एंड दोनों शीट के ऊपर सेम चार्ज है, दोनों शीट के ऊपर सेम चार्ज है, तो फॉर्मूला ये रहेगा, तो फॉर्मूला ये रहेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इस बीच वाले के लिए ये, है ना, बीच वाले पोर्शन के लिए, और तीसरे वाले पोर्शन के लिए ये वाला, क्लियर है। दूसरी चीज, लेकिन अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा तो ये होगा कि लेफ्ट साइड में बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरा बन जाएगा बीच में 0 एंड तीसरा बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं एक चीज यहां पर साइड में बना देता हूं, एक छोटा सा, ये देखो सेम के लिए अगर इसका भी चार्ज प्लस है और इसका भी चार्ज प्लस है तो बीच में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड राइट साइड में क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसका रीजन जानते हैं क्या है, रीजन ये है कि क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों कभी भी इस वे में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे, दोनों कभी इस वे में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे। होगा क्या कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऑपोजिट साइड में ऐसी चली जाएगी, इसकी इधर और इसकी इधर, समझ रहे हो, इसकी इस तरफ इसके इस तरफ, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल के आया, 0, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, 0। कब, जब सेम चार्ज हो। अब जरूरी नहीं कि ये प्लस प्लस हो सकता है पहला वाला माइनस हो तो दूसरा वाला भी माइनस हो। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है तो ही, चार्ज डेंसिटी सेम है, एग्जैक्टली सेम है तो ही बीच में 0 मिलेगा, वरना कुछ ना कुछ तो बीच में रहेगा ही। ओके, ये तो हो गया एक। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए लेट्स से कि एक प्लस है और एक माइनस है, तब क्या होगा, अगर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तब क्या होगा। तो चलो मैं इसको इधर ही साइड में बना देता हूँ। देखो ये एक शीट है, अब तो समझ में ही आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये देखिए ये एक प्लस वाला है एंड दूसरा माइनस, लेट्स से इसके ऊपर प्लस चार्ज है एंड साइड वाले के ऊपर माइनस चार्ज। पहले वाले के सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 एंड दूसरे वाले की है सिग्मा 2। तो देखो ये पहला वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये होगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा वाला जो प्रोड्यूस करेगा सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या लगता है वैसे आपको, थोड़ा दिमाग लगाओ, इस बार क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट जा रहा था क्या वो जाएगा, क्योंकि प्लस जो भी प्रोड्यूस करेगा वो माइनस की तरफ जाएगा। कब, अगर इक्वल होंगे, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल होंगे तो प्लस जितने प्रोड्यूस करेगा वो सारे के सारे माइनस की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट राइट की तरफ कुछ भी नहीं रहेगा अगर ये दोनों सेम होंगे तो। लेकिन अगर सेम नहीं होगा मैग्नीट्यूड, प्लस का मैग्नीट्यूड अलग है माइनस वाले का अलग है, तो इन दैट केस कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, लेकिन लॉजिक इनका यही रहेगा। अब देखो इसमें भी वही 3 पोर्शन हो गए,
है ना, 3 पोर्शन हो गए। तो ये जो पहला पोर्शन है यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पहले वाले पोर्शन में EA क्या हो जाएगा, देखो अब जरा इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर दिस इज पॉइंट A, ये बीच में है पॉइंट B एंड यहाँ पर है पॉइंट C। बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। A बोलता है A पे E1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, एंड इस ग्रीन वाले की वजह से, मतलब कि ये जो दूसरा है सिग्मा 2, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा E2। तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। पॉइंट C पे देखो, ग्रीन वाला बोलेगा ऐसे, मतलब दिस विल बी द E2, एंड ये रेड वाला है ये बोलेगा ऐसे, दिस इज द E1। पॉइंट B पे जो रेड वाला है, रेड वाला बोलेगा इधर E1, और इसी पे ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला बोलेगा इधर E2, है ना। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा EA पे E1 माइनस E2 हो रहा है ना। दूसरा EB पे E1 प्लस E2 हो रहा है, एंड तीसरे वाले पे EC पे E1 माइनस E2 हो रहा है, करेक्ट। तो वही लॉजिक बन जाएगा। तो यहाँ पर EA जो होगा, EA विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या होगा, EB पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर पे क्या होगा EC पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वही चीज इफ या लेट सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर इस सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एंड इस थर्ड पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एट पॉइंट C 0, अगर ये इक्वल हुए तो, अगर ये इक्वल हुए तो। क्लियर है, डन। तो ये देखो, अगर ऑपोजिट, एक छोटा सा मैं यहाँ पर बना देता हूँ जैसे ये ऊपर वाले के लिए बनाया, कि अगर एक प्लस हुआ एंड एक माइनस हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन बिटवीन एक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा, राइट साइड में नहीं जाएगा। अगर दोनों इक्वल हुए तो लेफ्ट और राइट साइड में कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो बीच में होगा। क्लियर है ये चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ इन्फिनाइटली कंडक्टिंग शीट जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक साइड, और दूसरे साइड का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ आ जाएं तो जाकर के वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगा, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, एक साइड। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इस बार एक वायर है, कैसी, चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके। तो ये बोला है, तो जरा देखिए, ये देखिए आपके सामने ये एक वायर दे रखा है एंड इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया, सो दिस इज द चार्ज, है ना। अच्छा, और ये जो है ये इन्फिनाइट है, मतलब यहाँ से भी ऊपर जा रहा है कहाँ तक पता नहीं, और यहाँ से भी कहाँ तक पता नहीं, तो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। तो इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमको पता करना है। तो लेट्स से कि ये वाला पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, दिस इज द पॉइंट P जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो गॉस ने क्या कहा कि अगर आपको यहाँ पर पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो आप मेरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक क्लोज सरफेस बनानी होगी, आपको एक क्लोज सरफेस बनानी होगी जिसके अंदर चार्जेस जुड़े होंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि मैं ये जो क्लोज सरफेस है ये कैसे बनाऊँ। याद होगा पॉइंट चार्ज के लिए मैं ज़्यादातर स्पेरिकल बनाता था, है ना, और मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा मैं क्यों बना रहा हूँ, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ वाई। सुनिए, तो मैं इसके लिए ऐसा गोल बनाता था, है ना। ये जो शीट था, शीट के लिए जो मैंने सरफेस बनाई थी वो कैसी ली थी, वो मतलब इसी वे में ली थी, जो कि एक प्लेन ही था वो, है ना। ये देखो यहाँ से जब मैंने शीट के लिए लिया था तो ये जो सरफेस है ये भी एक प्लेन ही था, तो प्लेन के लिए प्लेन बनाया, प्लेन के लिए प्लेन बनाया, स्पेरिकल के लिए मैंने स्पेरिकल बनाया। तो अब ये देखो, अगर एक लाइन होगा, अगर ये एक लाइन होगा तो लाइन के लिए मैं कैसा बनाऊंगा, दैट इज सिलेंड्रिकल, राइट, दैट इज सिलेंड्रिकल, क्योंकि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है वो पॉइंट के लिए स्पेरिकल होती है, प्लेन शीट के लिए शीट ही होती है, एंड एक वायर के लिए सिलेंड्रिकल होती है। तो चलो यहाँ से बना देंगे। सो
जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं ठीक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, ये देखिए, तो ये मैंने बनाया एक सिलेंडर, ठीक है। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये है ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, लेकिन मैं यहाँ पर एज ए गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसा होगा, देखो अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ पर भी होगा, ऐसा भी होगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ, है ना, हर जगह जाएगा। जैसे एक ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट की रोशनी कहाँ कहाँ जाती है, हर जगह जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पर देखो ज़रा नोट करना, ये जो वायर है, इस वायर के चारों तरफ आपने जो सिलेंडर बनाया है, कितना बड़ा सिलेंडर है ये, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ऊपर पता नहीं, इन्फानाइट है ये, नीचे कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट है, पता नहीं। तो क्या इसका भी हालत वैसा ही है जैसा वो पिछले वाले शीट के जैसा है, शीट कितनी बड़ी है पता नहीं। तो जब हमने शीट के लिए लॉजिक अप्लाई किया था तो हमने क्या बोला कि हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे dA, उसमें कितना चार्ज है dQ, उसमें कितना फ्लक्स है d∅। तो यहां पर भी हमको सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये इन्फानाइट है। तो ओके, अब हम देखो क्या करेंगे, दिस इज द पोर्शन आई एम टेकिंग, मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूं, दिस इज द पोर्शन विच आई एम टेकिंग। इसका एरिया कितना है dA, इसका एरिया कितना है dA। इसके ऊपर जो चार्ज का जो इफेक्ट इसके ऊपर होगा वो dQ वाले चार्ज का होगा। कौन सा चार्ज है जो यहां पर फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, सपोज करते हैं कि यहां से गुजरने वाला फ्लक्स ऐसा है, लेट्स से कि जो यहां पर फ्लक्स गुजर रहा है वो कुछ ऐसा है ना। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू दिस, है ना। उसके बाद अब हम क्या वो लॉजिक लगा सकते हैं, गॉस थ्योरम एंड एक्सेट्रा। तो देखो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से शो करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, dQ डिवाइडेड बाय dl, dQ डिवाइडेड बाय dl। वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी था तो dQ डिवाइडेड बाय ds। यहाँ पर क्या है, ds मतलब dA, वहाँ पे dA बोला था ना, एरिया को dA, छोटे से एरिया को dA, तो यहाँ पर छोटे से लेंथ को हमने क्या बोला dl। सो लैम्डा इक्वल टू dQ डिवाइडेड बाय dl, तो मतलब कि dQ बन जाएगा लैम्डा इंटू dl, है ना, लैम्डा इंटू dl। अब जरा नोट करना यहाँ पर फ्लक्स का एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, d∅ इक्वल टू E डॉट dA, है ना, फ्लक्स इज d∅ इक्वल टू E डॉट dA। दूसरा, आप यहाँ पर जब फ्लक्स लगाओगे ये गॉस वाला, तो d∅ इक्वल टू dQ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, dQ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही लगाओगे, है ना। अच्छा, फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, इस dQ की जगह लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ये लगा सकता हूँ, है ना। चलो इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको एक और उसमें लिख देता हूँ, ये देखो, विच इम्प्लाइज d∅ इक्वल टू dQ की जगह पर लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों को इक्वेट करता हूँ, तो इक्वेट करने पर क्या होगा, E डॉट dA इक्वल टू लैम्डा dl डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इंटीग्रेट, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पिछली बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि dA से dA कैंसिल हो गया था, यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ E dA इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल टू लैम्डा बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl विच इम्प्लाइज E डॉट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये सारे dA को आपस में जोड़ता चला जाऊं, ये जो सिलेंडर के ऊपर ये जो छोटे छोटे dA है, अगर मैं इन सबको जोड़ता चला जाऊं, सारे dA को आपस में ऐड कर दूं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बन जाएगा? जरा सोच के देखो, इस पे जो dA हैं इन सबको अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बनेगा? यस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr h। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया इज 2πr h। अच्छा, h ना बोल करके मैं इसको l बोलूंगा, y? क्योंकि ये जो पोर्शन मैं ले रहा हूं इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ है l,
ठीक है, ये जो लेंथ है ये l है, मतलब ये जो इतना जो पार्ट है ये है dl, दिस इज dl, सो 2 पाई आर एल। अच्छा r क्या है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज r, वायर से लेकर के उस पॉइंट पर जहां पर हमने ये बनाया है, गॉसियन सरफेस बनाई है, वो डिस्टेंस है r। तो e इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एल का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, l बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये l से l कैंसिल हो गया, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन r, और ऊपर क्या आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन r, ये बन गया। इस फॉर्मूले को ऐसे याद करने से अच्छा है कि आप इसे कुछ ऐसा लिखें, E इक्वल टू न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय, मतलब कि ये ऐसा बन जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r। आप इसको ऐसा ट्रीट करो, ऐसा इसलिए ट्रीट करो क्योंकि हमें 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये काफ़ी अच्छी वैल्यू है। अगर आप इसको 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन करके सॉल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी और हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। सो बेटर ये है कि आप ये वाले एक्सप्रेशन को याद कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले एक्सप्रेशन को आप याद कर लें, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा मुझे यहाँ पर बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी या वेरिएबल क्वांटिटी है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है, क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? यस, ऑब्वियसली वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे करके डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फैलना शुरू हो जाएगा, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फैलना शुरू हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर जो ये लाइन बना रखी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली इनको ऐसा बनाना सही नहीं होगा। ये जो लाइंस बनेंगी ना, ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ से सिर्फ एक लाइन जो है वो इस वे में क्रॉस करेगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ से एक ही लाइन ऐसी गुजरेगी, क्योंकि बाकी लाइन तो ऐसे जाएंगे, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। जैसा ट्यूबलाइट की रोशनी होती है ना, कैसे जाती है ट्यूबलाइट से रोशनी, एक रे इधर को जाएगी तो दूसरा उधर को, तीसरा इधर को, चौथा इधर को, पांचवा इधर को। अब वो सारी मैं बना नहीं सकता क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, जो डायग्राम है वो खराब हो जाएगा, है ना। तो मैं बाकियों को मिटा देता हूं, सिर्फ एक ही रे को रखता हूं। इससे पहले याद रखो, मैंने 4-5 लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे दिखाई थी। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यहाँ पर एक ही लाइन कंसिडर करनी पड़ेगी। हाँ, शीट के लिए आप 4-5 लाइनें शो करो क्योंकि सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको एक ही रे के हिसाब से बात करनी है, ठीक है। उस वक्त मैंने जल्दी जल्दी में 3-4 लाइनें बना दी थी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ से आपको एक ही लाइन करके बाहर निकालनी है। क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। दूसरी चीज समझिए, हाँ मैं ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे करके आप पॉइंट पी को बाहर लेके जाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैलती चली जाएंगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैलती चली जाएंगी तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती चली जाएगी। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमको अब क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्या V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EdR यूज करूं या V इक्वल टू माइनस ER डायरेक्टली? तो क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल क्वांटिटी है, सो आई हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। मुझे ये यूज करना पड़ेगा, तो चलो ये यूज करते हैं। तो क्या होगा, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय r इंटू dr। तो ये होगा कि माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, है ना, यहाँ से ये 2 लैम्डा ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन r टू द पावर -1 dr रह जाएगा, है ना, r टू द पावर -1 dr, या इसको ऐसे ही रहने दो 1 बाई r dr, ये ऐसे ही रहने दो। ओके, जो इसकी लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? व्हाट विल बी द लिमिट? सो लिमिट विल बी फ्रॉम इन्फानाइट टू r, फ्रॉम इन्फानाइट टू r। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई r dr क्या होता है? चलो ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx क्या होता है? क्या log x होता है ये? क्या ये log x होता है? राइट? अच्छा, log x को आप ln x भी लिख सकते हो, या फिर इसी चीज को आप log बेस e लगा करके x लिख लो, ठीक है, log बेस e लगा लो या फिर ln लिख दो। तो चलो ये जो है ये बन जाएगा v इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू लॉग, सॉरी ये ln कर देते हैं, ln x
दिस विल बी ln x फ्रॉम r से लेकर के इन्फानाइट। तो फिर बनेगा ये v इक्वल टू -2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन। एक बार ln में r की वैल्यू आप डालेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा ln r माइनस एक बार इन्फानाइट ln इन्फानाइट, बस। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। फ़र्क क्या था इसमें, फ़र्क नहीं, ये तो हमने गॉस लॉ से ही हम लोगों ने निकाला। हमको यहाँ पर चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ी, इस मामले में हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसके पहले वाले में हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी। बाकी अगर लॉजिक दोनों का देखें तो सेम ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे थे तो पॉइंट चार्ज के लिए मैं बार बार स्फेरिकल सरफेस ही क्यों ले रहा था। गॉस ने तो कहा था कि कुछ भी ले लो, पर मैं गोल ही क्यों ले रहा था, उसकी एक वजह है। देखो, अगर आपको गॉस थ्योरम लगाना है तो एक तरफ तो आप लगाते हो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा, है ना। एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा। एंड फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई पंगा है ही नहीं, क्योंकि चार्ज अपने को अगर पता है तो क्लोज सरफेस बना लो। अब क्लोज सरफेस आड़ा टेढ़ा बनाने से या इर्रेगुलर बनाने से क्या प्रॉब्लम होती है जरा समझिए। इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक E दिखाई दे रहा है, एक DA दिखाई दे रहा है एंड एक cos थीटा दिखाई दे रहा है। तीन कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E DA इंटू cos थीटा। तो अब जरा यहाँ पे नोटिस करो, मान लो ये एक चार्ज है D, ये है एक चार्ज Q, है ना, दिस इज द चार्ज Q, और एक दूसरा सिचुएशन सेम चार्ज है Q। पहली बार मैंने इसके अराउंड एक क्यूब बनाया, मान लीजिए मैंने इसके अराउंड एक क्यूब बनाया। अच्छा, क्यूब 3D हो जाएगा, समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, नॉट सर्कल सॉरी, ये बना देता हूँ एक ऐसा, ये गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। समझ जाना कि ये 3D फिगर है, ये क्यूब है, मैंने ऐसा बनाया है क्योंकि मैं 2D में आपको दिखाना चाहता हूँ इस चीज को। अगर मैं एक्चुअली में यहाँ पर 3D बनाऊंगा ना तो फिर एक वो हो जाएगा, समझने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। दूसरा, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, ठीक है। नाउ नोटिस द थिंग, अगर मैं यहां पर इस Q को देखूं तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये निकली, है ना, सी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक ये हो गई एंड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ये हो गई, तो दिस इज 1, दिस इज 2, और इस तरीके से कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ओके। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना फ्लक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा। अब ऐसा फिगर एक क्यूब बना देने से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। नंबर वन एरिया वेक्टर जरा देखो, इसका एरिया वेक्टर देखो, इस ऊपर इस वाले पॉइंट का एरिया वेक्टर क्या ऐसा ही है, एरिया वेक्टर क्या ऐसा ही है ना। तो यहां पर अगर आप थीटा कंसिडर करो तो थीटा 0 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इसकी बात करो, ये जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इसका जो फेस है, इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर ही है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर। तो यहां पर अगर आप एंगल देखो तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, यहां पर थीटा अलग है, देख रहे हो। ये जो ऊपर वाला फेस है, जब आपने Q के अराउंड एक क्यूब बनाया तो ऊपर वाले फेस पे थीटा 0 आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो साइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ऐसा जा रहा है, जो इस वे में जा रहा है, उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री नहीं हो रहा। अब उसी तरीके से इसका देख लो, मान लो एक और देख लो, ये देखो यहां पर इसका थीटा अलग होगा, इसका थीटा अलग, इसका थीटा अलग, इसका थीटा अलग, सबका अलग अलग थीटा हो रहा है। और भाई अगर सबका अलग अलग होगा तो कॉस थीटा की ये जो वैल्यू है ये भी बदलती चली जाएगी, है ना। ये जो कॉस थीटा है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो आपने क्यूब बनाया, थीटा बदल रहा है, हर जगह पर अलग अलग हो रहा है। तो इसके लिए कॉस थीटा जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी बन गया, कॉस थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी बन गया, है ना। इंटीग्रेशन के अंदर कोई एक चीज को सॉल्व करने के लिए तो आप कर लो, सब कुछ चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा आप नोटिस करो यहां पर एक और चीज, सेंटर से इस चार्ज Q का यहां पर जो डिस्टेंस है, मान लो वो A है, ये डिस्टेंस क्या होगा फिर B है, ये डिस्टेंस देखो क्या हो रहा है, ये C हो रहा है। अच्छा, ये डिस्टेंस वापस A हो गया, ये B, ये C, देख रहे हो ना। तो जो डिस्टेंस है वो भी बदल रहा है, और अगर डिस्टेंस बदलेगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी तो बदलेगा।
एक और डायग्राम जैसे देखो, ये यहाँ पर है प्लस क्यू, ठीक है, ये यहाँ पर है प्लस क्यू एंड इसके बाहर मैंने ये एक क्यूब बना दिया, ठीक है ना। तो देखो ये जो पॉइंट है ये इस चार्ज से a डिस्टेंस पे है और ये वाला पॉइंट b डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट c डिस्टेंस पे है। तो क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है ना। बेसिकली मैं अगर बोलूं सिंपल शब्दों में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल बन रहा है, कॉस थीटा ये भी वेरिएबल हो रहा है। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो दो वेरिएबल होंगे तो यार आपके लिए सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गॉस ने तो बोला कुछ भी बनाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला तो phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। गॉस ने जो फॉर्मूला दिया वो तो phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दिया उसने। तो उसने बोला कि अगर आपको phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगाना है तो कोई भी फिगर बनाओ, कोई पंगा नहीं है। लेकिन सिर्फ ये अकेला फॉर्मूला phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे काम थोड़ी आएगा, हमको तो phi इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू डी इंटू कॉस थीटा भी तो यूज करना है। तो इंटीग्रेशन के अंदर एक तो e है, एक तो dA है, एक तीसरा क्या है यहाँ पर cos थीटा है ना। अब यही चीज आप एक सर्कल के लिए देखो, इस सर्कल के लिए देखो तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या हो रहा है, सीधा इधर आ रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और एक तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ले लेते हैं ऐसा आ रहा है। अच्छा यहाँ पर इस फेस का एरिया वेक्टर देखो क्या ऊपर की तरफ है तो एंगल कितना है थीटा 0। यहाँ का एरिया वेक्टर इस तरफ है तो एंगल कितना 0। यहाँ का एरिया वेक्टर किस तरफ है, ऊपर की तरफ है ना। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का हर बार एंगल 0 आ रहा है। ये देखो यहाँ पर भी थीटा 0 था, यहाँ पर भी थीटा 0 है, यहाँ पर भी थीटा 0 है। तो ये जो आप फॉर्मूला लगाओगे फ्लक्स का इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, तो जो ये कॉस थीटा है कम से कम ये कांस्टेंट हो गया, ये जो कॉस थीटा है ये कम से कम कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, ओके। और बाय द वे हर जगह पर एंगल 0 0 है, इसलिए कॉस थीटा cos 0 बन जाएगा, cos 0 1 होता है तो वो डिसअपीयर ही हो जाएगा। ये और अच्छी बात होगी कि डिसअपीयर ही हो गया। दूसरा देखो क्या जो डिस्टेंस ये है, अच्छा ये देखो क्या जो डिस्टेंस ये है r, क्या वही डिस्टेंस ये भी है r, क्या वही डिस्टेंस ये भी है r। अगर तीनों डिस्टेंस सेम होंगे, ये देखो इस डायग्राम में देखो ये q है और इसके चारों तरफ मैंने बनाया एक सर्कल है ना। तो सर्कल बनाने से क्या होगा कि जो डिस्टेंस ये है r वही डिस्टेंस ये भी है r और वही डिस्टेंस ये भी है r। तो इस वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो ये भी E होगा और ये भी E होगा, है ना, क्योंकि चार्ज वही है सेंटर में और डिस्टेंस सेंटर से इक्वल दूरी पे है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट हो गया। तो देखो क्या होगा फिर, इस वजह से ये जो फॉर्मूला है ना फ्लक्स का E बाहर आ जाएगा, क्योंकि E कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। cos 0 वैसे भी 1 हो गया, तो आप उसको बाहर लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, चलो ले लेते हैं। मान लो E cos थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा सिर्फ dA। अब मुझे बताओ क्या सर्कल का आपको सरफेस एरिया पता है, क्या सर्कल का सरफेस एरिया पता है, पता है। तो इस वजह से यहाँ पर फ्लक्स बन जाता है E इंटू ये जो cos थीटा है वो तो वैसे ही रहा एंड ये बन गया 4 पाई r स्क्वायर, है ना, ये बन गया 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो देखो इंटीग्रेट हो गया। लेफ्ट साइड में क्या प्रॉब्लम थी, लेफ्ट साइड में क्या प्रॉब्लम थी, लेफ्ट साइड में ये प्रॉब्लम है कि E वेरिएबल है तो बाहर नहीं आ सकता, cos थीटा वेरिएबल है बाहर नहीं आ सकता, और dA तो खैर वो तो इंटीग्रेशन के अंदर रहना ही है। तो E जो है dA cos थीटा तीनों के तीनों इंटीग्रेशन के अंदर है। एक तीसरा केस भी चलो ले लेते हैं, ये तो खैर कोई बनाएगा भी नहीं पर ले लेते हैं। मान लो इस बार ऐसा सिचुएशन है कि चार्ज Q है और सामने वाले ने एक ऐसा फिगर बना दिया, ये लो एक क्लोज सरफेस ऐसा बना दिया। इसके साथ क्या दिक्कत हो जाएगी, जो बंदा ये लॉजिक अप्लाई करेगा उसके साथ क्या दिक्कत हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो जहां तक मेरा अंदाजा है यहाँ तो तीनों को लेके प्रॉब्लम है। क्या, पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर थीटा की बात करो तो ये जो ये देख रहे हो यहाँ का एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ये जो है ना ये वाला पोर्शन, इसका एरिया वेक्टर इधर को रहेगा, है ना, इसका एरिया वेक्टर इधर को, यहाँ वाले का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा जा रहा है, इधर का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा, यहाँ का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा, हर जगह का एरिया वेक्टर अलग अलग है। और यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो एक इधर जाएगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे ऐसे, देख रहे हो। तो यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है, यहाँ पर ये जो कॉस थीटा निकल के आ रहा है ये तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना। दूसरा अब ये डिस्टेंस देखो जरा, यहाँ पर ये डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये अलग है। इस वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो यहाँ का E डैश, यहाँ का E डबल डैश, यहाँ का E ट्रिपल डैश। तो जो E हो गया E भी वेरिएबल हो गया,
है ना, ई भी वेरिएबल हो गया। तो ये तो सिचुएशन नंबर पहले के जैसा हो गया कि ई भी वेरिएबल, कॉस थीटा भी वेरिएबल। लेकिन यहां तो वर्स्ट केस ये हो गया कि यहां तो आपको डीए नहीं पता, कम से कम इस पहले वाले सेट में आपको डीए तो पता था। ये जो डायग्राम नंबर 1 है, इसको मैं डायग्राम नंबर 2 का नाम देता हूं, और ये डायग्राम नंबर 3 है। डायग्राम नंबर 1 में कम से कम आपको ये तो पता था कि ये क्यूब है, तो क्यूब का जब इंटीग्रेशन ऑफ डीए होगा तो 6a² आएगा। आपको मालूम है ना, अगर क्यूब के लिए हम लोग इंटीग्रेशन, देखो अगर क्यूब के लिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डीए करें तो क्या इसका आंसर 6a² आएगा, है ना। 6a² मतलब वैसे तो 6a² तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि छोटा सा एरिया मिला जुला करके आपको पूरा एरिया देगा, है ना। ये जो छोटा सा एरिया है ये मिला जुला के पूरा एरिया देगा। और बाय द वे ये एरिया क्या है, 6a², क्योंकि हर एक फेस का एरिया कितना होता है, जो भी उसका साइड हो गया, है ना। मान लेते हैं इसका साइड ये है a, तो 6a² होगा। तो क्यूब का कम से कम आपको सरफेस एरिया तो पता है, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ डीए निकाल के कुछ तो भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ तो भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यूब है तो 6a², अगर क्यूबॉइड होगा तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ LA प्लस BH प्लस LH निकाल सकते हैं। इस तीसरे वाले का तो आपको डीए ही पता नहीं होगा। अब पता है आपको ये कितना एरिया है, नो, तो ई वेरिएबल है, कॉस थीटा वेरिएबल है, और डीए तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए गॉस ने बोला सरफेस आप कैसे भी ले सकते हो, देखो आडी टेढ़ी लो, गोल लो, क्यूबॉइडल लो, कैसा भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब आप इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए कॉस थीटा लगाओगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो पॉइंट के लिए मुझे क्या लेना है, स्फेरिकल। पॉइंट के लिए मुझे लेना है स्फेरिकल। लाइन चार्ज के लिए हम लोग क्या लेते हैं, लाइन चार्ज के लिए सी दिस इज अ लाइन। लाइन चार्ज के लिए हम लोग क्या लेते थे, सिलेंड्रिकल लेते थे, है ना। सिलेंड्रिकल क्यों लेते थे, ये देखो जरा, लाइन के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल क्यों लेते थे, सी दिस इज द सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल हमने इसलिए लिया क्योंकि सिलेंड्रिकल इसलिए लिया क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तो सबसे पहले कॉस थीटा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है क्या वो सीधा जा रही है, और इसी पॉइंट पे ये देखो, ये जो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है क्या वो ऐसा हो रहा है, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई होती तो बैक साइड में, चलो मैं यहाँ ऊपर से शो करता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो एरिया वेक्टर इधर का इस तरफ, तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई होती तो लेट से इधर को गई होती इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर है क्या वो भी ऐसे ही होगा, ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। इसको ना ऊपर से देखो, ये देखो, इसको ना अगर मैं ऊपर से आपको दिखाऊं तो क्या ऊपर से ये आपको परफेक्टली ऐसा दिखाई देगा, गॉसियन सरफेस एक सर्कल दिखाई देगा और बीच में ये वायर है, ऊपर से देखो इसको ऊपर से देखो, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर इधर इधर, और हर जगह जो एरिया वेक्टर होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ का इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर इधर, ये देख रहे हो, तो हर जगह पर जो एरिया वेक्टर है ये आउटवर्ड है। तो क्या कॉस थीटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कॉस थीटा यहाँ पर एक कांस्टेंट बन के आ रहा है, यस। दूसरा देखो, क्या ये डिस्टेंस, क्या ये वाला डिस्टेंस यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या ये सारे डिस्टेंस सेम है, ये देखो ना, ये डिस्टेंस, ये क्या ये सारे डिस्टेंस सेम है, और ये किसके बराबर है, ये r के बराबर है। तो इस वजह से ये जो e है ये भी कांस्टेंट हो गया। और क्योंकि हमको मालूम है ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का डीए क्या होगा, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डीए फॉर अ सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए जो इंटीग्रेशन ऑफ डीए होगा वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखेगा। क्या वैल्यू रखता है वैसे, 2πrl रखता है ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। तो इसीलिए लाइन के लिए हम लोग एक सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वरना आप इसको किसी भी चीज़ से ढक सकते थे, लेकिन ऐसी सर्विस लेनी है जो पंगा खड़ा ना करे, जो चीज़ों को कांस्टेंट बना करके इंटीग्रेशन के बाहर लेके आए, ताकि अंदर सिर्फ एक ही चीज़ रह जाए, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीए। तो अगर एक ऐसा फिगर लोगे जिसका एरिया आपको पता होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए भी आसान हो जाएगा, वरना आधा टेढ़ा फिगर ले लो तो ना तो ई का प्रॉब्लम सुलझ रहा है, ना कॉस का प्रॉब्लम सुलझ रहा है, और ना ही एरिया आपको पता है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। नॉलेज होना अलग है एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना अलग। तो अगर आप किसी भी टॉपिक की और डिटेल जानकारी चाहते हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंस, तो डाउनलोड कीजिए पुरशोरा क्लास ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। एंड फाइनली प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन।